So the topic for today is trauma, and the first topic that we are going to start it's TBI, and after TBI we will read about traumatic spinal cord injury as well as subdural and epidural hematoma. So the first topic is traumatic brain injury. और TBI का सबसे ज़्यादा केस देखा जाता है इन एन एक्सीडेंट, और चाहे वो व्हीकल से एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई और चीज़ से एक्सीडेंट हो या फॉल की वजह से हो, तो ब्रेन की इंजरी सबसे ज़्यादा कॉमन पाई जाती है। ठीक है, अगर इन टोटल कॉज करें, हम इनके कॉजेस की बात करें इन टोटली, तो या तो ये चोट लगने की वजह से होगा, या तो झटके से सर आगे पीछे जाने की वजह से होगा। ठीक है, दैट इज रैपिड एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन। कोई भी पेनिट्रेटिंग इंजरी की वजह से या फोर्सफुल रोटेशनल फोर्स की वजह से जो भी इंजरी होगी उसको हम ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी कह सकते हैं। ठीक है, अराउंड 15 से 20 लाख ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी के हर साल केसेस आते हैं इंडिया में। हर साल 15 से 20 लाख लोगों को ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम रेशियो की बात करें मेल इज टू फीमेल, तो दैट इज 3:1। मेल को ये ब्रेन इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ड्यू टू बाहर काम करना और हार्ड वर्किंग जॉब, जाए इवन ट्रक ड्राइवर हो गए, नॉर्मल कैब ड्राइवर हो गए, ठीक है, ई रिक्शा वाले हो गए, तो ये सब में मेल डोमिनेंसी ज़्यादा देखी गई है इन फील्ड में, इन ऑक्यूपेशंस में। तो इनके एक्सीडेंट के टाइम मेल के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर केस में पेशेंट सीवियर नहीं होता है। अराउंड सीवियर टीबीआई 10% को ही होती है। और अगर हम माइल्ड या मॉडरेट की बात करें, माइल्ड की, तो माइल्ड ऑलमोस्ट 80% तक होते हैं, और मॉडरेट भी हमारे सेम वही 10% केसेस देखे जाते हैं इन ओवरऑल दी पॉपुलेशन। इतनी सी बात समझ में आई। ठीक है, ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी ऑल्सो जो है उन कंट्रीज में कम देखी गई है जिनमें पेशेंट जो है, मतलब जिसमें सिटीजन जो हैं वो ज़्यादा मशीन रिलायबल हैं और मैनुअल वर्किंग कम है। ठीक है, सो ये एक नॉर्मल सा ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी का मैकेनिज्म है। अगर हम इसके मेन मैकेनिज्म की बात करें, मतलब ये तो रीज़न था, अगर हम इसके मेन मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो मैकेनिज्म में हम इसको मोटा मोटा सा 3 टाइप में बांट सकते हैं। पहला जो होगा क्लोज्ड हेड इंजरी होगी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। इसमें क्लोज्ड हेड इंजरी में स्कल ब्रीच नहीं होता है, नो ब्रीच ऑफ स्कल। कोई भी ऑब्जेक्ट ब्रीच करके स्कल के अंदर नहीं जाता है। ठीक है, बट इसमें ब्रेन की जो इंजरी होती है वो एक इम्पैक्ट साइट ही पे होगी, एक सिंगल साइट पे होगी, और ब्रेन जो है वो अंदर ही, अगर कोई शॉक लगा है तो रिबाउंड वाली चीजें देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसे शॉक लगा है तो ब्रेन आगे जाके जो पीछे लड़ता है तो उसे रिबाउंड कहते हैं, तो रिबाउंड विथ स्कल होता है। ठीक है, इसके वजह से ये इंजरी देखी जाती है। और इसमें ये भी देखा गया है जब भी किसी पेशेंट में
कोई रोटेशनल फोर्स लगी हो तो उस रोटेशनल फोर्स की वजह से DAI भी देखा गया है, दैट इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। इतनी सी बात समझ में आ गई, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड मैकेनिज्म क्या हो सकता है, ओपन ब्रेन इंजरी हो सकती है। ओपन ब्रेन इंजरी में स्कल ब्रीच हो जाएगा और स्कल में फ्रैक्चर भी देख सकते हैं आप। अलॉन्ग विथ कभी कभी किन्हीं पेशेंट में ये भी देखा गया है कि ड्यू टू बुलेट और एनी अदर सब्सटेंसेस, ठीक है, उसके वजह से भी आपको ओपन टाइप का ब्रेन इंजरी देखने को मिल सकती है। थर्ड टाइप हमारे पास जो है वो है ब्लास्ट। ठीक, ब्लास्ट में आप अगर 4 हिस्से कर दें, दैट इज प्राइमरी सेकेंडरी। पहले प्राइमरी और सेकेंडरी समझें। प्राइमरी ब्लास्ट की वजह से जो इंजरी होगी वो किसी भी तरीके की प्रेशर वेव की वजह से होगी, प्रेशर वेव की वजह से होगी। फॉर एग्जांपल हाई प्रेशर आपके ब्रेन में या आपकी बॉडी पे पड़ रहा है तो उसकी वजह से जो इंजरी होगी, उसके वजह से जैसे स्कूबा डाइविंग हो गई, ठीक है। और अगर आप और ऊपर जाए, जितना सरफेस के नीचे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा, उसकी वजह से पड़ेगी। अगर ऊपर जाएंगे, ऑल्टीट्यूड हाई करेंगे, तो वही सेम प्रेशर वेव ही प्ले करेगी, बस प्रेशर वहां पे कम हो जाएगा, हवा पतली हो जाती है। ठीक, सेकेंडरी की बात करें तो किसी भी तरीके का प्रोजेक्टाइल ब्लास्ट हुआ है, ठीक है, और उसके वजह से आपको जो इंजरी होगी ब्लास्ट इंजरी में आ जाएगी। थर्ड हमारा टर्चरी है। टर्चरी की अगर हम बात करें तो जब आपको कोई धमाका हुआ या कहीं पर कुछ एक्सप्लोजन हुआ तो आपकी बॉडी इधर से उधर अगर गिरती है, बॉडी थ्रोन हो जाती है इधर उधर, उसके वजह से जो इंजरी होगी वो बॉडी थ्रोन में आ जाएगी। और अगर हम क्वाटरनरी की बात करें, लास्ट हमारा, तो ये बेसिकली जितने भी टाइप के बर्न होते हैं, या तो कोई एसिड या टॉक्सिन से अगर आपका एक्सपोजर हो जाता है सर का, तो उसके वजह से आपको ब्लास्ट इंजरी देखने को मिल सकती है। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक, अब किसी भी पेशेंट को अगर इंजरी होती है, किसी भी पेशेंट में अगर इंजरी देखी गई है तो उसको हम GCS से नापते हैं। किससे नापते हैं? GCS से नापते हैं। GCS का मतलब होता है ग्लास्को कोमा स्केल, ठीक है। क्या होता है? ग्लास्कोमा स्केल जो होती है हमारे पास, ये ग्लास्कोमा स्केल जो होती है, ये बेसिकली इन टोटल 15 की रेंज होती है इसकी, 3 से 15 तक लेके, ठीक है। और इसमें ये बताया जाता है, इसमें सिवियरिटी जो है इनवर्स चलती है, उल्टी चलती है, ये बात अपना थोड़ा सा समझिएगा। इसमें 3 फैक्टर मेन होते हैं। पहला होता है आई ओपनिंग, पहली चीज जो हम देखेंगे, आंखें खुल रही हैं कि नहीं खुल रही। दूसरा हम देखेंगे वर्बल रिस्पॉन्स, पेशेंट बोल पा रहा है, चीजें बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, ठीक है। और तीसरा हम देखेंगे मोटर रिस्पॉन्स, ठीक। इन टोटल 15 होते हैं, तो 6
5 4 ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, इसमें 4 5 आएंगे, इसमें 4 आएंगे, 6 5 4। ठीक है, तो टोटल 15 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अगर हम ग्लासगो कोमा की पहले की बात करें, फर्स्ट वाले की बात करें, तो इसमें आई ओपनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी मसला नहीं आएगा, अपने से पेशेंट आई ओपन कर लेगा। सेकंड की बात करें तो इसमें आई ओपनिंग के टाइम पे पेन होगा। थर्ड की बात करें तो पेशेंट जो है वॉइस जब बात करेंगे तभी आँख खोल पाएगा, वरना आँख बंद करे रहेगा। और फोर्थ हमारा स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। इतनी सी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारे पास वर्बल रिस्पॉन्स है। वर्बल रिस्पॉन्स में पेशेंट में अगर ग्रेड 1 की बात करें, ग्रेड 1 में, ठीक है, तो ग्रेड 1 में ये बताया गया है कि पेशेंट को जो है वर्बल रिस्पॉन्स देने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, नन आ रहा है वर्बल रिस्पॉन्स। वर्बल रिस्पॉन्स, कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं देखा जाएगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो पेशेंट में इनकम्प्रेहेंसिबल साउंड देखने को मिलेगा। जैसे कंप्रीहेंशन हमने पढ़ा था, तो इनकम्प्रीहेंसिव साउंड देखने को मिलेगा। ठीक, क्या देखने को मिलेगा? इनकॉम्प्रीहेंसिबल साउंड देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ थर्ड में आपको पेशेंट की वॉइस में इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक, इनएप्रोप्रिएट वर्ड वर्बल रिस्पॉन्स के थर्ड में देखने को मिलेंगे। अगर हम फोर्थ की बात करें तो पेशेंट कंफ्यूज रहेगा। ठीक, और अगर हम फिफ्थ की बात करें तो पेशेंट फुल्ली ओरिएंटेड रहेगा और नॉर्मल रहेगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आई ओपनिंग अगर नहीं हो रही है, नन दिखा रही है, तो फर्स्ट में पेन आ रहा है। ठीक, तो सेकंड में वॉइस के साथ कमांड कर रहा है, तो और अगर नॉर्मल चल रही है तो स्पॉन्टेनियस। सेम ऐसे ही वर्बल में अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई भी वर्बल रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो 1। अगर इनकम्प्रिहेंसिबल साउंड कर रहा है, मतलब इनसेंसिबल बातें कर रहा है, बातें समझ नहीं पा रहा, जो बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा, तो इनकम्प्रिहेंसिबल में आ जाएगा। थर्ड में उल्टे सीधी बातें, इनएप्रोप्रिएट वर्ड यूज करने लगेगा। चौथे में कंफ्यूज होगा, और पांचवी ग्रेडिंग में इसका मतलब फुल्ली ओरिएंटेड। अब मोटर रिस्पॉन्स की बात करें तो मोटर रिस्पॉन्स में पहला आपको कोई भी तरीके का मोटर रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा। दूसरे में आपको एक्सटेंशन में दिक्कत देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? एबनॉर्मल एक्सटेंशन। ठीक, तीसरे की अगर हम बात करें तो एबनॉर्मल फ्लेक्शन। ठीक, इतनी सी बात समझ में आई। तो एबनॉर्मल एक्सटेंशन और एबनॉर्मल फ्लेक्शन देखा जाएगा। चौथा मोटर रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो हो सकता है कोई एक्टिविटी है, जैसे हाथ उठाना। आपने कहा पेशेंट से हाथ उठाओ, तो उसको दर्द हो रहा है, तो वो चीज में वो हाथ ना उठाए, विड्रॉ करेगा अपना हाथ। ठीक है, फिफ्थ की अगर हम बात करें तो आपको एक लोकलाइज पेन देखने को मिलेगा। कोई एरिया में चोट लगने की वजह से लोकलाइज पेन देखने को मिलेगा। सिक्स की बात करें तो ये नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्कोर उतना नॉर्मल पेशेंट, जितना कम स्कोर उतना मसला पेशेंट में। अब इतनी सी बात समझ में आई जीसीएस के बारे में, ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में। ठीक है, इन टोटल अगर हम मोटा मोटा माने तो इसको हम कुछ सिवियरिटी में डाल सकते हैं। ठीक, जैसे 3 लेवल ऑफ सिवियरिटी अगर हमने पकड़ा, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। ठीक, माइल्ड, भैया माइल्ड, स्पेलिंग इतनी गलत हो रही है आजकल बेफालतू की।
माइल्ड की अगर हम बात करें, माइल्ड का आप जब कहेंगे कि पेशेंट की माइल्ड इंजरी है या माइल्ड ब्रेन इंजरी है, जब पेशेंट का स्कोर आपको 13 से 15 के बीच में देखने को मिलेगा। पेशेंट की हो सकता है वॉइस सही हो, कंफ्यूज्ड हो, और 4 4 8 8 6 14 नॉर्मल पेन ना हो, कोई मोटर रिस्पॉन्स में कोई पेन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो 8 से 14 अगर आ रहा है तो आप कहेंगे कि उसको माइल्ड ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी है। मॉडरेट कब कहेंगे? जब यही चीज घट के 9 से 12 पे आ जाए। ठीक है, जब आप कहेंगे कि भैया हाँ इसको मॉडरेट लेवल की ब्रेन इंजरी है और उसको दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, अब दिखाना जरूरी है इसको। ठीक है, देर नहीं कर सकते हैं क्योंकि टाइम ही हीलिंग का एक ही तरीका होता है, टाइम। ठीक है, इन स्ट्रोक और ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी और एनी काइंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन इंजरी, इवन सबड्यूरल हेमाटोमा, एपिड्यूरल हेमाटोमा एंड टीबीआई, तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टाइम जितना आप बचा लेंगे, जितनी जल्दी चीजें कर लेंगे, पेशेंट को ले जाके दिखा देंगे, उतना पेशेंट के बचने के चांसेस ज्यादा होंगे। सीवियर जब हम कहेंगे, जब ये नंबर जो है 8 से नीचे चला जाएगा, 8 या 8 से, जैसे ही 8 या 8 से नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये एक इमरजेंसी मैनेजमेंट बन जाती है, तो लेस देन 8। ठीक है, तो इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है कि पेशेंट को फिर लेके जाना है अस्पताल में ही, और कुछ नहीं करना है। तो ये कुछ चीजें हमने समझी। ठीक, इसके बाद हम कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी समझेंगे जिससे हमको थोड़ा सा पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इजी हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी की बात नहीं कर सकते, फिजियोलॉजी इसमें नहीं इन्वॉल्व होगी। अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें, ठीक, पैथोफिजियोलॉजी बताएंगे, पर अगर हम इसकी पैथोलॉजी की बात करें तो इस इंजरी को हम दो तरीके से बांट सकते हैं। पैथोलॉजी के हिसाब से इंजरी को दो टाइप में बांटेंगे, दैट इज प्राइमरी, सेकेंड वन इज सेकेंडरी। अब प्राइमरी में क्या चीजें आएंगी, कौन से पैथोलॉजिकल फैक्टर आएंगे, हम पहले ये समझेंगे। सबसे पहला हमारे पास प्राइमरी में आता है कॉन्ट्यूजन। ठीक है, कॉन्ट्यूजन क्या होता है, इसको थोड़ा सा जो है ऊपर लिखेंगे ताकि जगह ना वेस्ट हो। सबसे पहला जो आता है वो होता है कॉन्ट्यूजन। कॉन्ट्यूजन में जो पेशेंट होता है, इसमें पैरेनकाइमा की ब्रूजिंग हो जाएगी। ठीक है, जहां पे इंपैक्ट लगेगा, या तो कभी कभी अपोजिट साइड पे भी ये देखा गया है ड्यू टू रीबाउंड। आपका सर पीछे से प्रेशर आया तो आपका ब्रेन आगे गया जाके लड़ा ना, तो ये कभी कभी अपोजिट साइड भी देखा गया, आगे की साइड भी देखा गया है। तो इसमें क्या हो जाती है, ब्रूजिंग ऑफ ब्रेन पैरेनकाइमा। ठीक, ब्रूजिंग हो जाएगी ब्रेन के पैरेनकाइमा में। ठीक, ये सेम साइड भी हो सकता है, अगर डायरेक्ट हिट है तो पीछे से होगा। ठीक, अगर जहां पे डायरेक्ट हिट है तो वहां से होगा, और यहाँ पीछे अगर हमने डंडे से मारा तो पीछे होगा। पर अगर जैसे एक्सेलरेटेड वाली बात है, प्रेशर वेव वाली बात है, तो जिस तरफ आपका ब्रेन रिबाउंड हो गया, पीछे ऐसे धक्का लगा तो हमारा ब्रेन आगे गया, तो आगे की तरफ भी कॉन्ट्यूजन देखा जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो आपका फ्रंटल और टेम्पोरल पोल होता है, इसमें सबसे ज्यादा ये कॉमन देखा गया है। और अक्सर करके अक्सर करके लंबा खींचेगा ये। ठीक, अक्सर करके ये देखा गया है कि जो आपके फ्रंटल और टेम्पोरल पोल में मोस्ट कॉमनली ये देखा गया है। इतनी सी बात समझ, कॉमनली इसलिए देखा गया कि फ्रंटल में सबसे ज्यादा बोनी प्रोमिनेंस होता है, देन टेम्पोरल में होता है।
तो अगर इस इन दोनों साइड से लेफ्ट राइट से आ रहा है तो टेम्पोरल में अपने आप फर्क पड़ेगा, अगर पीछे से आ रहा है तो आगे पड़ेगा। इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, फ्रंटल और टेम्पोरल पोल जो होता है सबसे ज्यादा कॉमन होता है, और अक्सर करके इसमें हेमरेजेस, एडेमा और नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिलेगा? नेक्रोसिस भी देखने को मिलता है। नेक्रोसिस किसका? व्हाइट मैटर का। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई, दैट इज आवर कंक्लूजन पॉइंट। ठीक है, इन प्राइमरी पैथोलॉजी ऑफ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी we have the first point covered, that is contusion. It is caused due to any type of rebound or direct hit injury causing bruising of brain parenchyma, and the most common area will be the frontal and temporal pole due to its bony prominence, and leads to edema, hemorrhages and necrosis of the white matter. ठीक है, नेक्रोसिस ऑफ व्हाइट मैटर कहाँ पे होगा? इनसाइड ऑफ द कॉर्टेक्स होगा, इतना तो पता होगा आप लोगों को। ठीक, अब सेकंड की बात करें, सेकंड में हमारा ये हमारा फर्स्ट था। अगर सेकंड की बात करें, सेकंड हमारे पास क्या है? लैसिरेशन। ठीक है, लैसिरेशन। ठीक, लैसिरेशन क्या होता है? जब आपके ब्रेन टिश्यू की टीयरिंग होना शुरू हो जाए। ठीक है, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ पेनिट्रेटिंग इंजरी, टेयरिंग ऑफ ब्रेन टिश्यू, ब्रेन टिश्यू की टेयरिंग हो जाए ड्यू टू पेनिट्रेटिंग इंजरी। अब ये पेनिट्रेटिंग इंजरी चाकू जाने से, गोली लगने से, बम लगने से, ठीक है, किसी भी चीज की वजह से अगर पेनिट्रेट करके कोई चीज अंदर, ड्यू टू एक्सीडेंट कोई चीजें आपके अंदर चली गई, ठीक है, ब्रेन टिश्यू को टीयर कर दी, तो उसे क्या कहेंगे? लैसिरेशन कहेंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई, और इसमें बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास जो थर्ड आएगा, जो हमने अभी समझा था, दैट इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी की अगर हम बात करें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अंडर डायग्नोज्ड होता है, गलत डायग्नोज, मिस डायग्नोज्ड हो जाता है, लोग इसे डायग्नोज ही नहीं कर पाते। ये जब होगा जब पेशेंट के ब्रेन पे बहुत ज्यादा रोटेशन, जब पेशेंट के ब्रेन पे बहुत ज्यादा रोटेशनल या शियर फोर्स लगेगा। किसके वजह से होगा? रोटेशनल कॉमा शियर फोर्स। इतनी सी बात समझ में आई? तो रोटेशनल या शियर फोर्स की वजह से जब आपको ये एक्सोनल इंजरी होगी, तो इसमें होता क्या है? जो आपका कॉर्पस कलोसम होता है, ब्रेन स्टेम होता है, ठीक है, व्हाइट मैटर होता है जो मेनली, इनमें छोटे 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 हेमरेजेस आने लगेंगे। कैसे हेमरेजेस आने लगेंगे? माइक्रो हेमरेजेस आने लगेंगे। माइक्रो हेमरेजेस कहाँ कहाँ आएंगे हमारे? corpus callosum, that is first. Second will be our white matter that is present in the cortex, and after that dorsal or dorsolateral brainstem or anywhere else. So we can say that corpus callosum and dorsolateral, corpus callosum comma dorsolateral ब्रेन स्टेम। ठीक है, माइक्रो हेमरेजेस किस में आने लगेंगे? डॉर्सोलेटरल और कॉर्पस कलोसम ऑफ कॉर्पस कलोसम एंड डॉर्सोलेटरल ब्रेन स्टेम में आपका माइक्रो हेमरेजेस आने लगेंगे। ठीक है, इन्हीं के आने के वजह से इनकी ग्रेडिंग अलग अलग तरीके से कर दी गई है। ठीक है, इसको ग्रेडिंग करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अक्सर करके ये एक अंडर डायग्नोज्ड चीज़ रह जाती है। इतनी सी बात समझ में आ गई? तो इसकी 3 टाइप की ग्रेडिंग होती है। इन टोटल अगर हम कहें 3 टाइप,
तो 3 टाइप में क्या आएगा, ग्रेड 1 में व्हाइट मैटर आ जाएगा, दैट इज व्हाइट मैटर, G1 दैट इज व्हाइट मैटर। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करें ग्रेड 2 की, तो ग्रेड 2 में हमारे वो एरिया आ जाएंगे जो अभी हमने आपको बताए हैं, दैट इज दी कॉर्पस कोलोसम। ठीक है, ग्रेड 2 में कॉर्पस कोलोसम। अच्छा, ये पता कैसे चलेगा, पता ये एमआरआई से चलेगा। ठीक है, एमआरआई या सीटी, एमआरआई से ही मेनली पता चलता है, सीटी अक्सर करके जो है ये चीज को गलत दिखा देती है। तो एमआरआई से ही आपको ये माइक्रो हेमरेजेस दिखेंगे। ठीक है, तो G2 हमारा ग्रेड 2 जो होगा वो कॉर्पस कोलोसम तक इफेक्ट करेगा, और ग्रेड 3 में डॉर्सोलेटरल ब्रेन स्टेम अलॉन्ग विथ, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, कॉर्पस कोलोसम और डॉर्सोलेटर सब इन्वॉल्व हो जाएगा, इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाएगा, पुअर प्रोग्नोसिस। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। ये एक सिंपल सॉर्टेड सा एक पैटर्न जो बताया है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी का, ये समझ में आ गया। ये सबसे ज्यादा अंडर डायग्नोज रोटेशनल शियर फोर्स से होने वाला इंजरी है। इसमें माइक्रो हेमरेजेस पड़ जाते हैं इन कॉर्पस कोलोसम और डॉर्सोलेटर ऑफ द ब्रेन स्टेम, एंड 3 ग्रेडेस विल बी देयर, दैट इज वाइट मैटर में जब मसला आएगा, फिर कॉर्पस कोलोसम में आएगा, और ग्रेड 3 में बहुत पुअर प्रोग्नोसिस हो जाएगा, क्योंकि काफी चीजों पे माइक्रो हेमरेजेस देखने को मिल जाएंगे। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, फोर्थ है हमारे पास स्कल फ्रैक्चर। ठीक, फोर्थ है हमारे पास स्कल फ्रैक्चर। स्कल फ्रैक्चर की अगर हम बात करें तो आपको किसी भी तरीके से चोट लगने के वजह से, गिरने के वजह से, एक्सीडेंट के वजह से, अगर आपको एक लंबी सी लाइन या एक डिप्रेस्ड लाइन या एक बेसल लाइन दिख रही है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको वहां पे फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, वैसे तो जल्दी स्कल फ्रैक्चर होता नहीं है, बट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसमें सबसे खतरनाक होता है जो डिप्रेस टाइप का होता है। एक तो लीनियर होगा, एक डिप्रेस्ड होगा, एक बैसिलर होगा, 3 होते हैं। लीनियर, लीनियर का मतलब समझ रहे हैं, एक लाइन। द सेकेंड वन इज डिप्रेस्ड, और फिर है बैसिलर। तो इसमें सबसे डेंजरस होता है डिप्रेस्ड वाला। डिप्रेस्ड वाला डेंजरस होने की वजह से ये है क्योंकि इसके, ये जब डिप्रेस्ड होके बनता है तो अंदर के जो ब्रेन के पार्ट हैं, जो कॉर्टिकल इंजरीज हैं, वो और बढ़ना शुरू हो जाती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। अक्सर करके इन पेशेंट में हमने ये भी देखा है कि आपको 7th और 8th क्रेनियल नर्व की पाल्सी भी देखने को मिलेगी। क्रेनियल नर्व 7 अलॉन्ग विथ 8 की पाल्सी देखने को मिल सकती है। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हमारे पास लास्ट है प्राइमरी का, दैट इज सब कॉमा एपीड्यूरल हेमाटोमा। सब ड्यूरल एंड एपीड्यूरल हेमाटोमा। ठीक है, एपीड्यूरल में क्या होगा, रप्चर ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रप्चर ऑफ द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी हो जाएगी, और इसी रप्चर की वजह से ब्लड जो है स्कल और ड्यूरा के बीच में रह जाएगा। अगर हम सब ड्यूरल की बात करें, अगर हम एपी की बात करें, सबसे पहले हम एपी, चलिए हम सब से शुरू कर रहे हैं, सब ड्यूरल से शुरू कर रहे हैं, सब पहले है ना। तो हम सब में क्या लिख सकते हैं, पहले देखें पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ आ रहा है। तो हम सब ड्यूरल में ये लिख सकते हैं कि जब भी आपका ब्लड जो है रप्चर हो, कोई वेन जो है रप्चर हो जाएगी, ठीक, रप्चर ऑफ ब्रिजिंग वेन, रप्चर हो जाएगी कोई भी ब्रिजिंग वेन, और आपका ये रप्चर होने के वजह से ब्लड ड्यूरा और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में चला जाएगा। किसके बीच में, ड्यूरा एंड एरेक्नॉइड के बीच में। ठीक, तब आपका सब ड्यूरल हेमाटोमा होगा। अगर एपी की बात करें, एपी जो है
आपका जो मेनिंजियल आर्टरी होती है, ठीक, कौन सी आर्टरी, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी में रप्चर होने की वजह से जो ब्लड है वो आपका स्कल और ड्यूरा के बीच में आ जाएगा ब्लड, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, एपिड्यूरल हेमाटोमा हो जाएगा, ठीक। इसमें आप सब एरेक्नॉइड हेमरेज भी डाल सकते हैं। सब एरेक्नॉइड हेमरेज, अच्छा जगह नहीं ना वरना लिख देते, पर अब हम इसको कवर करेंगे क्योंकि सब ड्यूरल एपिड्यूरल हेमाटोमा का पूरा एक लेक्चर आएगा, तो उसमें आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो सब ड्यूरल हेमाटोमा समझ गए, एपिड्यूरल समझ गए। इसके साथ एक एसएएच होता है जिसे कहते हैं सब एरेक्नॉइड हेमरेज। तो जब सब एरेक्नॉइड स्पेस में, यहाँ तो एरेक्नॉइड में आ रही थी, जब सब एरेक्नॉइड स्पेस में ब्लड जाने लगे तो इसके वजह से जो आपको वैसोस्पाज्म देखने को मिलेगा उसको क्या कह देंगे, सब एरेक्नॉइड हेमरेज कह देंगे। इतनी सी बात समझ में आई। ये हमारा प्राइमरी पैथोलॉजी ऑफ, अरे वो भी मिटा दिया, बहुत बढ़िया। प्राइमरी पैथोलॉजी क्या हो गई, किस चीज की, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की प्राइमरी पैथोलॉजी इतनी होगी। इतनी सी मोटी मोटी सी बात समझ में आई। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कंट्यूजन। कंट्यूजन में क्या पढ़ा, ब्रूजिंग ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। लैसिरेशन में क्या पढ़ा, ब्रेन टिश्यू का टीयरिंग। डिफ्यूजन एक्सोलर इंजरी में रोटेशनल या शियर फोर्स की वजह से सबसे ज्यादा अंडर डायग्नोज चीज। स्कल फ्रैक्चर हमारा 3 पार्ट में था। सबसे पहला हमारा था इसमें लीनियर, बैसिलर और डिप्रेस्ड, ठीक है। सबसे सीवियर जो होता है डिप्रेस्ड वाला होता है, और पेशेंट को आपका ये स्कल फ्रैक्चर के टाइम पे क्रेनियल नर्व 7th और 8th की इंजरी भी देखी गई है, पाल्सी देखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेस्कुलर था। वेस्कुलर में हमारे पास 3 था, एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सब एरेक्नॉइड हैमरेज। एपिड्यूरल आप समझ गए थे, जब रप्चर हो जाएगी कोई भी मेनिंजियल आर्टरी, ठीक, उसी मिड लाइन मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से जब स्कल और ड्यूरा के बीच में ब्लड इकट्ठा होने लगेगा उसको सब ड्यूरल कह देंगे, ठीक। जब हमारी जो अच्छा, एपिड्यूरल कह देंगे। सब ड्यूरल जब कहेंगे जब हमारा ड्यूरा और एरेक्नॉइड के बीच में ब्लड डिपॉजिट होने लगेगा, उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, सब ड्यूरल कहेंगे। एसएएच की बात करें, सब एरेक्नॉइड हेमरेज की, तो हमारा जो ड्यूरा और सब एरेक्नॉइड स्पेस के बीच, मतलब अगर ब्लड जो है सब एरेक्नॉइड स्पेस में चला जाए, तब जब अगर आपका वो देखने को मिले, ब्लड एक्यूमुलेशन वहां पे देखने को मिले, तो उसको क्या कहा गया है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। हमने प्राइमरी कॉजेस खत्म कर लिए पैथोलॉजी के, ठीक, पैथोलॉजी के हमने प्राइमरी खत्म कर लिए। अब हम चलते हैं सेकेंडरी पे, ठीक। सेकेंडरी कॉजेज हम समझेंगे कि इसमें सेकेंडरी कॉजेज क्या क्या देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सेकेंडरी कॉज हमारे पास सेरिब्रल एडेमा है। इसका मैकेनिज्म ये समझ जाइएगा, जो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी होगी ये कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक लगा सकती है, और ये आपके कुछ प्राइमरी इवेंट भी ट्रिगर करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं ना कि इसमें आप ध्यान ना दें या कोई और चीजें ना करें। इसमें पेशेंट के ऊपर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना प्राइमरी में था, ठीक है। तो सेकेंडरी के टाइम पे आपको क्या देखने को मिलेगा, पहली चीज, सबसे पहली चीज जो देखने को मिलेगी आपको वो है सेरिब्रल एडेमा। सेरिब्रल एडेमा देखने को मिलेगा, ये 2 टाइप का हो सकता है, या तो ये वैसोजेनिक हो जाएगा या तो ये साइटोटॉक्सिक हो जाएगा, ठीक। इतनी सी बात समझ में आई। तो वैसोजेनिक में क्या होगा, जब ब्लड ब्रेन बैरियर का डिसरप्शन हो जाएगा और प्लाज्मा लीक होने लगेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में, ठीक। ये सिंपल शॉर्टेड सा ये है, ठीक। इसमें आपका इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, आपको ऑलमोस्ट जो है ये कभी कभी 20 से 25 बढ़ा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो सेरिब्रल एडेमा की अगर हम बात करें तो सेरिब्रल एडेमा जो होता है वो 2 टाइप का होता है, पहले तो ये समझिए। पहला होगा वैसोजेनिक, ठीक है। वैसोजेनिक में मैंने क्या बताया कि जिस भी पेशेंट में आपको ब्लड ब्रेन बैरियर में डिसरप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक,
blood brain barrier disruption leads to leakage of extra leakage of plasma into, अगर हम ये कह सकते हैं कि ये प्लाज्मा एक्स जो भी हमारे ये इंटरस्टिशियल होते हैं जैसे, ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस जो पाई जाती हैं इसमें लीक होने लगेगा। तो इन टोटल आप एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस में अगर आपको प्लाज्मा लीक हो रहा है तो दैट इज सेरेब्रल एडेमा ऑफ वैसोजेनिक टाइप। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अगर हम साइटोटॉक्सिक की बात करें, ठीक, साइटोटॉक्सिक में आपको क्या देखने को मिलेगा? का बड़ा मसला है, सोचते हैं कि एक ही पेज में खत्म हो जाए। वैसोजेनिक सेरेब्रल एडेमा यहाँ से लिखते हैं। सेकंड जो है हमारा साइटोटॉक्सिक टाइप है, पहला हमारा वैसोजेनिक था, सेकंड हमारा साइटोटॉक्सिक है। साइटोटॉक्सिक में क्या होगा, जो पेशेंट होगा उसमें सेल्यूलर स्वेलिंग के वजह से, सेल्यूलर स्वेलिंग अगर मेन रीजन सेल्यूलर स्वेलिंग का जाने तो सेल्यूलर स्वेलिंग सोडियम और पोटेशियम एटिपेस फेलियर की वजह से होगा। ठीक है, आपको इशीमिया हुआ, इसके वजह से फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटिपेस, ठीक, इशीमिया की वजह से फेलियर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम एटिपेस का, और इसी के वजह से आपको सेल्यूलर स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक, इशीमिया होगा तभी आपका फेलियर हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम एटिपेस का, इसी की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगी? सेल्यूलर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्पेलिंग को पता नहीं क्या हो गया, इतना परेशान हो गए हम स्पेलिंग से, अभी कभी कभी शॉर्ट में लिख देते, पता है स्पेलिंग आती है, सब पता है, पर पता नहीं क्या लास्ट में कुछ छूट जाएगा, बीच में कुछ और रिप्लेस हो जाएगा। ठीक, तो ये सेरिब्रल एडेमा है। सेरिब्रल एडेमा में एक चीज और ही कॉमन पाई जाएगी कि पेशेंट का जो आईसीपी रहेगा वो रेज्ड रहेगा। नॉर्मल आईसीपी की अगर हम बात करें तो ये 5 से 15 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? 5 से 15 mm ऑफ Hg के बीच में होता है, बट ये बढ़ के 20 से 25 चला जाएगा ड्यू टू सेरिब्रल एडेमा। ठीक है, क्योंकि इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ के कितना हो जाएगा? 20 से 25 हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आई। तो ये सिंपल सॉर्टेड सा एक चीज हमारी जो थी सेरिब्रल एडेमा वो हो गई। सेकेंड चीज हमने ये समझ लिया कि इसमें रेज्ड आईसीपी देखने को मिलता है, हमको इंटरक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। सेकेंड की, इसके नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके नेक्स्ट में हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को अक्सर करके सेरिब्रल इशीमिया भी देखने को मिलेगा। क्यों सेरिब्रल इशीमिया देखने को मिलेगा? सेरिब्रल इशीमिया देखने की मेन वजह ये आईसीपी ही है। क्या है? आईसीपी ही है। आईसीपी की वजह से ही पेशेंट में सेरिब्रल इशीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, सेरिब्रल इशीमिया देखने को मिलेगा। तो ये एक सिंपल सॉर्टेड सी बात है। ठीक, इसके बाद सेकेंडरी इंजरी, और किसके वजह से सेकेंडरी टाइप की इंजरी हो सकती है ब्रेन में? आपका हाइपोक्सिया हो गई। हाइपोक्सिया दैट इज ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाए। क्या हो जाए? पार्शियल प्रेशर इन ऑफ आर्टरीज ऑफ CO2 जो है वो कम हो जाए। कितनी कम हो जाए? हाइपोक्सिया में ये माना गया है कि 60 mmHg से एक प्रोफाउंड सेकेंड इंजरी किसी को भी हो सकती है। ठीक है,
तो इसके वजह से भी ब्रेन इंजरी हो सकती है, हाइपॉक्सिया। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्टरी O2 की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 60 के ऊपर होनी चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ गई। 60 mm ऑफ Hg, ये समझिएगा। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हाइपोटेंशन जो है, नॉट हाइपर बट हाइपोटेंशन, अगर किसी पेशेंट में आपको ड्रामेटिकली हाइपोटेंशन देखने को मिल रहा है तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो है आपका जो भी एक तरह का, ये मान लीजिए कि इंजरी हुई है, जो आपको टीबीआई की इंजरी हुई है, तो टीबीआई की इंजरी वर्स होने वाली है। ठीक है, तो एक तरह से ये बता देता है कि बहुत पुअर आउटकम आने वाला है इसका, इस इंजरी से के बाद बहुत ज्यादा पुअर आउटकम आने वाला है। ये पुअर आउटकम आने क्यों वाला है, क्योंकि जब भी हाइपोटेंशन होता है और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, जिसे हम SBP भी कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक, वो 90 के नीचे जाता है, 90 mm ऑफ Hg के नीचे जाएगा। ठीक, तो ये बता देता है कि जो भी आपके CPP थे वो रिड्यूस हो गए हैं। जब भी ये बताएगा तो आप ये समझ जाएंगे आपको CPP जो है वो रिड्यूस हो गए हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई, सिंपल शॉर्टेड सी। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें तो पेशेंट दैट हैव सीजर्स, ठीक है, दैट हैव सीजर्स, तो उनमें जो है ये देखा गया है कि सीजर्स के वजह से वर्सनिंग हो जाती है। ये वर्सनिंग होने की वजह क्या है, अगर वर्सन हो रहा है इशीमिया, तो ये वर्सनिंग ऑफ इशीमिया की मेन वजह ये है कि इसमें आपका सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट जो है बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है ये समझिएगा, ये ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। इसको शॉर्टी में लिख दे रहे, सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट जो है वो बढ़ के 3 गुना हो जाएगा या 300% हो जाएगा। ठीक है, 300% तक बढ़ जाएगा। इसी के वजह से, इसी सीजर्स के वजह से जब भी सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा तो सप्लाई और डिमांड का मिसमैच हो जाएगा और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इशीमिया और वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये सप्लाई और डिमांड का जो मसला था ये सीजर्स की वजह से और खराब होने की वजह से इशीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दैट इज इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में मेनिंजाइटिस या वेंट्रिकुलाइटिस अगर हुआ है आपको, फॉर एग्जांपल एक ओपन स्कल फ्रैक्चर हो गया है, तो आपका क्या हो जाएगा, ओपन स्कल फ्रैक्चर हुआ है, OSF हुआ है अगर, या तो आपका CSF लीक कर रहा है। ठीक, CSF और OSF के टाइम पे, मतलब ओपन स्कल फ्रैक्चर या CSF लीक होने के टाइम पे अक्सर करके ये देखा गया है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक, यही इन्फ्लेमेशन की वजह से पेशेंट में ये देखा गया है कि मेनिंजाइटिस कॉमा वेंट्रिकुलाइटिस हो जाता है। ठीक है, मेनिंजस का इन्फ्लेमेशन और वेंट्रिकल का इन्फ्लेमेशन। इतनी सी बात समझ में आई, सिंपल शॉर्टेड सी। लास्ट अगर हम बात करें मेटाबॉलिक रीअरेंजमेंट्स की, मेटाबॉलिक में मसले आने की, तो मेटाबॉलिकली हम ये कह सकते हैं द पेशेंट हैविंग हाइपरग्लाइसीमिया, पूरा ही लिख देते हैं, द पेशेंट हैविंग हाइपरग्लाइसीमिया हैव वर्स न्यूरोलर इंजरी ड्यू टू
ड्यू टू लैक्टेट accumulation in brain। इतनी सी बात समझ में आई। तो हाइपरग्लाइसीमिया के टाइम पे वर्सन हो जाएगी और न्यूरोनल इंजरी ड्यू टू द लैक्टेट एक्यूमुलेशन जो ब्रेन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। सेकंड, अगर मेटाबॉलिक डी अरेंजमेंट की बात करें तो पहला हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया आ गया, दूसरा हमारे पास हाइपोनाइट्रीमिया आ जाएगा। ठीक, हाइपोनाइट्रीमिया आ जाएगा, लिख दे रहे हैं भैया, याद रहेगा। ट्रीमिया आ जाएगा। हाइपोनाइट्रीमिया जब भी होगा तो पेशेंट में सेरिब्रल एडेमा होने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लिख सकते हैं वर्सन सेरिब्रल एडेमा। ठीक है, सेरिब्रल एडेमा भी दो तरीके से हो रहा है, वैसोजेनिक और साइटोटॉक्सिक, उसके बाद रेज आईसीपी, उसके बाद हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन, सीजर और इन्फेक्शन और मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट। मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपोनाइट्रीमिया मींस सोडियम की कमी हो जाएगी। ठीक है, और हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई। ठीक, ये सिंपल सॉर्टेड सा हमारा जो पैथोलॉजी थी समझने के लिए कि क्या पैथोलॉजी शो करेगा आफ्टर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, या किस तरीके से कैसे रास्ता चेंज हो सकता है, एक ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी का रास्ता और वर्सन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये हमने समझाया है इन टू फॉर्म, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, हमने प्राइमरी में कुछ चीजें जानी, सेकेंडरी में कुछ चीजें जानी। ठीक, अगर हम मोटा मोटा से बात करें तो प्राइमरी में हमने समझा ब्रेन पैरेन्काइमा का ब्रूसिन, लैसिरेशन ड्यू टू पेनिट्रेशन, डिफ्यूज एक्सटर्नल इंजरी ड्यू टू रोटेशनल एंड शेयरिंग फोर्स, और स्कल फ्रैक्चर जाना, 3 टाइप के स्कल फ्रैक्चर, लीनियर, बैसिलर एंड डिप्रेस्ड। जो डिप्रेस्ड होता है सबसे ज्यादा कॉर्टिकल इंजरी वेस्ट करता है। फिर वैस्कुलर इंजरी में हमने 3 जाना, एपिड्यूरल, सबड्यूरल और सब एरेक्नॉइड हेमरेज। देन वी केम टू द सेकंड वन। सेकंड वन की बात करें तो हमारे पास सेरिब्रल एडेमा था। सेरिब्रल एडेमा का जो रीजन होता है वो 2 होता है, पहला वैसोजेनिक, दूसरा साइटोटॉक्सिक। वैसोजेनिक में जो है ब्लड ब्रेन बैरियर डिस्ट्रप्शन के वजह से जो प्लाज्मा लीक होने लगता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उसके वजह से सेरिब्रल एडेमा हो जाएगा। प्लाज्मा ही लीक होके प्लाज्मा एक फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता, प्लाज्मा फ्लूइड होता, प्लाज्मा जो होता है leads to the retention of plasma in extracellular causing the vasogenic cause of cerebral edema। ठीक है, साइटोटॉक्सिक की बात करें तो साइटोटॉक्सिक में क्या होगा, पेशेंट में सेल्यूलर स्वेलिंग आ जाएगी ड्यू टू द फेलियर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एटिपेस दैट इज कॉज्ड बाय इशीमिया। इशीमिया हो किसी पेशेंट में, उस इशीमिया की वजह से सोडियम और पोटेशियम एटिपेस का रेशियो कम हो गया, उसकी वजह से सेल्यूलर लेवल पे स्वेलिंग आ गई। दूसरा हमने क्या पढ़ा, रेज इंटरक्रेनियल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर 5 से 15 होता है, अगर पेशेंट में 20 से 25 देखने को मिले तो इसी क्रेनियल इंटरक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से सेरिब्रल इशीमिया होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। देन वी रीड अबाउट द हाइपोक्सिया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दैट शुड बी मोर देन 60 mm ऑफ Hg। और इसके ये भी अगर नहीं होगा तो आप सेरिब्रल इशीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन वी टॉक्ड अबाउट द हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें पुअर आउटकम हो जाएगा। क्यों पुअर आउटकम हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो SBP होता है वो 90 रहेगा अगर, तो इसके वजह से आपका जो CPP रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इतनी मोटी मोटी बात समझ। देन वी टॉक्ड अबाउट सीजर। सीजर को हमने समझा कि ये जो है सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट को 3 गुना बढ़ा देगा, इसकी वजह से इशीमिया हो जाएगा। ठीक, ये मोटा मोटा से ये हमने समझाया था सीजर में कि इशीमिया की वजह से सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा। किसकी वजह से? इशीमिया की वजह से सेरिब्रल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है। ठीक, इन्फेक्शन की बात करें तो हमारे पास OSF और CSF लीक होने की वजह से मेनिंजाइटिस या वेंट्रिकुलाइटिस हो सकता है। देन मेटाबॉलिक में हमने 2 पढ़ा, हाइपरग्लाइसीमिया ना हाइपोनाइट्रीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में न्यूरोनल इंजरी हो जाएगी क्योंकि लैक्टेट एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और हाइपोनाइट्रीमिया में हमने ये पढ़ा कि जो भी सेरिब्रल एडिमा होगा वो धीरे धीरे हाइपोनाइट्रीमिया की वजह से वर्स होना शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात मोटी मोटी सी समझ में आ गई। ठीक, अब अगर हम इसके बाद जो है हम किसी नेक्स्ट की बात करें कि नेक्स्ट हमारे पास अब क्या है। हमने बाय पैथोलॉजी पूरी चीजें समझ ली हैं।
ठीक, अब हम पैथोफिजियोलॉजी पे मूव करेंगे। इस पे मूव करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी पे मूव करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात समझना है तो इसमें भी आपका दो मैकेनिज्म आता है, मोटा मोटा सा। दो मैकेनिज्म जो होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी में बांटा गया है, और तीसरा हर्निएशन भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो तीन मैकेनिज्म है, पर मोटे मोटे से हम दो को पढ़ेंगे, तीसरे पे भी थोड़ा सा इनलाइटमेंट देख देंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें हमारे प्राइमरी की, ठीक, प्राइमरी मैकेनिज्म की, प्राइमरी इंजरी की, तो प्राइमरी ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी का मैकेनिज्म ये होता है कि इम्पैक्ट साइट पे जो है, पहले तो आप ये समझिए, इसमें चार चीजें समझिए, प्राइमरी में आप चार चीजें समझिए। पहला हमारे पास स्कूप काउंटर रूप होता है। कूप और काउंटर कूप होता है। ठीक है, कूप और काउंटर कूप मतलब क्या है? कूप का मतलब होता है जहां पे झटका लगा, काउंटर कूप जहां पे दिमाग जाके लड़ा रिबाउंड होने के बाद। ठीक है, अपोजिट साइड होता है, काउंटर कूप हमेशा अपोजिट साइड होता है। तो हमारे पास दो चीजें आ गई, जहां पे हिट हुआ, मतलब जहां से पड़ी, यहाँ प्रेशर लगा, जैसे ये प्रेशर लगा तो यहाँ पे हुआ, पर ब्रेन हमारा आगे की तरफ गया ना, तो ये अपोजिट साइड हो जाएगा। ठीक, अपोजिट साइड अगर हिट हो रहा है तो ठीक, तो कूप और काउंटर कूप इसे कहते हैं। ठीक, ये बेसिकली जो है आपका बाई फ्रंटल और बाई टेम्पोरल कंकशन पाए गए हैं इसमें। मतलब कंकशन तो नहीं कह सकते, बट कंट्यूजन आप पक्का पक्का कह सकते हैं। तो फ्रंटल और टेम्पोरल जो है, हमने भी बताया था, फ्रंटल और टेम्पोरल पोल जो है इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने प्राइमरी में पहला हमारे पास स्कूप हो गया, दूसरा हमने अभी पढ़ा है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी ड्यू टू रोटेशनल और शेयर फोर्स की वजह से जो होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा अंडर डायग्नोज चीज होती है, इसके वजह से हो जाएगा। थर्ड हमने क्या पढ़ा है? कंट्यूजन पढ़ा है। कंट्यूजन में जो हमारे ब्रेन पैरेनकाइमा जो होता है उसकी ब्रूसिंग हो जाती है, और हेमरेज हो जाता है ब्रेन पैरेनकाइमा में। इसमें भी सबसे ज्यादा कॉमन जो है फ्रंटल और टेम्पोरल लोब रहेंगे। ठीक है, लोब, ये लोब रहेंगे, फ्रंटल और टेम्पोरल लोब उधर पोल थे। ठीक है, चौथा हमने वैस्कुलर पढ़ा था। तो पैथोफिजियोलॉजी हमारी इधर पैथोलॉजी से क्लियर हो गई सारी। ठीक है, वैस्कुलर में हमने एपी, सब और सब एरेक्नॉइड तीन पढ़ा था, तीनों हमने समझ लिया था, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो पैथोफिजियोलॉजी हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने पैथोलॉजी में ही कवर अप कर लिया, क्योंकि हमने उसका मैकेनिज्म समझ लिया। अगर सिर्फ हम टॉपिक टॉपिक समझ लेते तो पैथोलॉजी हो जाती, बट हमने पैथोफिजियोलॉजी पूरा पाथवे समझ लिया। ठीक, सेकेंडरी इंजरी में भी वही सेम चीज होगी। ठीक है, कोई भी इंजरी हुई, इन सब के वजह, ये सारी इंजरी होने के बाद सेकेंडरी शुरू होती है। सेकेंडरी इंजरी कब होगी? प्राइमरी इंजरी हो गई, उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ? मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन हुआ, न्यूरॉन्स की डेथ हुई, इसी न्यूरॉन की डेथ की वजह से ग्लूटामेट रिलीज हुआ, फिर नमाडा रिलीज हुआ, नमाडा एक तरह से एक्टिवेट हुआ, फिर कैल्शियम का इन्फ्लक्स, कैल्शियम और अंदर आई, जैसे कैल्शियम अंदर भर के आ गई तो इन्फ्लक्स होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रियल एक तरह से डिसफंक्शन करने लगा। क्या करने लगा? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, इतना ढेर सारा कैल्शियम अंदर चला है,
जब कैल्शियम आता है तो आपको पता है क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसी के डिसफंक्शन की वजह से एक फ्री रेडिकल प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि कैल्शियम में होता है 2+ आयन। आपको समझा ही देते हैं भाई, ये कोई फालतू की बात नहीं, झमाझम समझा के खत्म करते हैं। ठीक है, सेकेंडरी की अगर हम मोटी मोटी सी बात करें, सेकेंडरी की स्टार्टिंग ही प्राइमरी से होगी। कहाँ से होगी? चलिए यहाँ से शुरू कर, प्राइमरी से होगी। ठीक, सेकेंडरी की स्टार्टिंग ही प्राइमरी इंजरी से शुरू हुई है। उन चारों इंजरी की वजह से सेकेंडरी फेज में आए। जैसे सेकेंडरी फेज में आए तो हमने ये देखा धीरे धीरे करके न्यूरोनल डेथ, न्यूरॉन की डेथ और मेम्ब्रेन डिसरप्शन देखा जा रहा है। डिस्टरप्ट लिख दे रहे हैं। ठीक, इसके बाद क्या हो रहा है, इसी न्यूरोनल डेथ के बाद, इसी न्यूरोनल डेथ के बाद क्या हो रहा है, ग्लूटामेट जो कि एक तरह का एक्साइटोटॉक्सिक एलिमेंट है, वो रिलीज हो रहा है। उसी के रिलीज होने के जस्ट बाद से आपको नमाडा रिसेप्टर का ओवर एक्टिवेशन देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? ओवर एक्टिवेशन देखने को मिल रहा है। जैसे ये ओवर एक्टिवेशन आपको देखने को मिला, तो उसी के ओवर एक्टिवेशन की वजह से कैल्शियम के जो +2 आयंस होते हैं उनका इन्फ्लक्स शुरू हो गया। जैसे ही इन्फ्लक्स शुरू हुआ तो उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन शुरू हो गया। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन शुरू हुआ, आपके माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना खराब किया, उसके बाद क्या हो गया, जिसको हम कहते हैं लिपिड पर ऑक्सीडेशन शुरू हो गया। इस लिपिड पर ऑक्सीडेशन में ही आपका डीएनए का भी डैमेज हुआ। ठीक, डीएनए भी डैमेज हो गया और न्यूरोनल एपोप्टोसिस हो गया। आपको न्यूरोनल एपोप्टोसिस हो गया। आपको एपोप्टोसिस बता चुके हैं, न्यूरल एपोप्टोसिस पूरा होता है क्या। इसके साथ साथ पेशेंट में हमने सेकेंडरी में पढ़ा सबसे पहला कॉज दैट इज सेरिब्रल एडेमा। इन सारी वजहों की वजह से सेरिब्रल एडेमा शुरू हो गया। सेरिब्रल एडेमा दो था, वैसोजेनिक एंड साइटोटॉक्सिक। ठीक, तो वैसोजेनिक और साइटोटॉक्सिक सेरिब्रल एडेमा शुरू हो गया। इसके वजह से क्या होगा, जो आपका आईसीपी है, ठीक, जो कि आईसीपी, अगर आईसीपी जो रेज हो गया, हमने बताया था आईसीपी रेज हो गया। अच्छा, एक बात ये जानिएगा, आईसीपी निकालने के लिए जो सिंपल सा फॉर्मूला आता है, वो सिंपल सा फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है, जैसे आईसीपी का निकालने का फॉर्मूला भी बताता हूं मैं। ठीक, तो अगर आपको जैसे सीपीपी हमने पढ़ा, दैट इज सेरेब्रल परफ्यूजन प्रेशर, सीपीपी। तो सीपीपी को जब भी आप एमएपी और आईसीपी को माइनस कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, सीपीपी आ जाएगा। तो ये देखा गया कि जो आईसीपी है वो भी बढ़ा हुआ है और जो सीपीपी है वो भी बढ़ा हुआ है। ठीक, तो इसी के वजह से, इसी के बढ़ने की वजह से पेशेंट में क्या देखा गया, सेरिब्रल इशीमिया हो गया। इसी सेरिब्रल इशीमिया के बाद पेशेंट में न्यूरोनल डेथ हो गई, न्यूरॉन सारे मरने लगे। तो आपने पेशेंट को कह दिया कि भैया आपका ब्रेन इतने लेवल पे ऐसे डैमेज हुआ। ये पूरा एक पैथोफिजियोलॉजी जो प्राइमरी इंजरी से शुरू हुई और सेकेंडरी पे कब आई, तो ये सिंपल थॉट से समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद अगर इस न्यूरोनल डेथ के बाद भी पेशेंट का आईसीपी नहीं कंट्रोल किया गया, इफ आईसीपी इज नॉट कंट्रोल्ड, इंटरक्रेनियल प्रेशर को कम नहीं किया गया, तो नहीं कम करने की वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, हर्निएशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हर्निएशन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ठीक है, जब
आपका जो सुप्राटेंटोरियल मास, ठीक है, कंप्रेस करने लगे क्रेनियल नर्व 3 को, स्पाइनोकॉर्टिकल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट को, ब्रेन स्टेम को, तब आपको हर्निएशन देखना। हर्निएशन क्या होता है, ठीक है, हर्निएशन क्या होता है, कोई चीज अपनी जगह से हट के दूसरी जगह जाके इंटर करके प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसी को हर्निएशन कहते हैं, ठीक है। डिस्क हर्निएशन जैसे, ठीक है, इवन पल्मोनरी डायफ्राम का हर्निएशन होता है, ठीक है, ठीक, तो ये इंग्वाइनल हर्निया होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं, तो हर्निएशन शुरू हो जाएगा अगर आईसीपी को क्या नहीं किया गया, कंट्रोल्ड नहीं किया गया तो ये हमारी पूरी पैथोफिजियोलॉजी हम समझ गए हैं। किसी भी ब्रेन इंजरी के टाइम पे होती क्या क्या चीजें हैं, चाहे वो लैस्टेरेशन के टर्म में हो, चाहे वो हिट के टर्म में हो, चाहे रिबाउंड के टर्म में हो, ठीक। हम ओवरऑल चीजें हमने कवर अप कर ली हैं कि ट्रोमैटिक ब्रेन इंजरी कैसे हो रही है, वो समझ लिया। अगर वैसे हो रही है तो कैसा हमको पैथोफिजियोलॉजी देखने को मिलेगी, अगर वैसे नहीं हो रही तो दूसरी तरीके की कैसी देखने को मिलेगी। तो ये एक मोटा मोटा सा हमने सारी चीजें कवर कर लिया, ठीक। अब हम अगर बात करें कि कौन कौन से एरिया का इन्वॉल्वमेंट आता है, इतने से तो हमारे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है। अब यहाँ तक इतना पढ़ा दिया तो मेरे ख्याल से समझाना मुश्किल नहीं ना कि कौन कौन सा एरिया इन्वॉल्व हो रहा है, इतना कुछ टफ काम नहीं ना, ठीक। तो अगर हम ये जाने कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल एरिया कौन सा होता है इसमें ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी के होने के चांसेस हैं, तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 7 एरिया होते हैं, जिसमें से जो सबसे पहला एरिया है दैट इज, हमने बताया था, फ्रंटल लोब, ठीक है। फ्रंटल लोब में भी अगर एंटीरियर में हो रहा है तो क्या मसला आएगा, मोटर में हो रहा है, ब्रोका में हो रहा है, या ऑर्बिटो फ्रंटल में हो रहा है, ठीक।